हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल यंगस्टर कम्पिटिटिव मास्टर में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी पेडागोजी के इम्पोर्टेंट्स अनसॉल्व क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो कि मैं आज आप लोगों को 30 क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, उसे आपको सॉल्व करवाऊँगा। जो आप की आने वाली सीटेट की परीक्षा है उसके लिए आपको बहुत ही इसमें से फंसने के चांसेस हैं। ये मेथड भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देर ना करते हुए मैं सवालों की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, आपका पहला सवाल है, देखिए इधर सामने। लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ होता है, आपके 4 ऑप्शन हैं। तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, ठीक है। दूसरा है अंग्रेजी शब्दों का उपयोग। तीसरा है संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना। चौथा है मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विश्लेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। अब आप लोग इसको सोचिए, तो मैं बताता हूँ। फिर पहले आप लोग दिमाग लगाइए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, ये तो टेलीग्राफी स्पीच का प्रयोग करते हैं, इसमें तो कोई होगा नहीं। अंग्रेजी शब्दों का उपयोग नहीं, तार भाषा का कोई वही नहीं है। संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना नहीं, ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो आपका ये फोर्थ नंबर सही हो जाएगा। मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विश्लेषण आदि शब्दों वाली अभिव्यक्ति। ठीक है, आपका पहला वाला ये सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल की विकास में कौन सी विधियाँ अधिक सहायक होती हैं? कहानी कथन, और श्रुतलेख, कविता पाठ और भाषा प्रयोग, भूमिका निर्वाह और ये इसको रोल प्ले और समाचार वाचन, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियाँ सहायक होती हैं? तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? चलिए मैं बताता हूँ। मैं आपका यहाँ पे चौथा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल का विकास में की भूमिका जो होती है वो अधिक सहायक होती है। क्योंकि जब सुनेगा बोलेगा तभी तो आपको उसका भूमिका निर्वाह और बातचीत करेगा, तभी बालक का विकास होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी आप लोगों को 30 क्वेश्चन आज का आपको सॉल्व कराने हैं। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है? विभिन्न शब्दों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना। दूसरा है विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास। तीसरा है भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, मानवीय मूल्यों का विकास। ठीक है, तो इसमें क्या आपको क्या कौन सा सही लग सकता है? तो इसमें सोचिए। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है भाषा शिक्षण में कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है। देखिए, ये ध्यान देना है, नहीं है नहीं पूछ रहा है, अनिवार्य नहीं है। ये क्वेश्चन अक्सर आपको कंफ्यूज करता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान देकर क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों को सही अर्थ ग्रहण करना, ये भी ये अनिवार्य है। विभिन्न शब्दों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, ये भी भाषा शिक्षण में जब आदमी बोलेगा तभी उसकी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, भाषा में अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास और मानवीय मूल्यों का विकास। ठीक है, इसमें कौन से अब आप बताओ, मैंने तो 2 बता दिया कि ये
वो होते हैं। एक आप लोग सोचिए, तो आपका तीसरा ये वाला आपका सही हो जाएगा। भाषा के आलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास भाषा शिक्षण में अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्चात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों को सुधारने का, छात्रों के की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करने का, छात्रों के आत्मविश्वास जगाना, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों को त्रुटियों का विकास को सुधारना भी होता है, छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना भी होता है, छात्रों में आत्मविश्वास जगाना भी होता है शिक्षण का उद्देश्य। तो ये आपका चौथा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब पांचवा देख लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन। हिंदी भाषा हिंदी भाषा की परीक्षा में किसी विषय की सामान्य समझ की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो अति लघुत्तरीय प्रश्नों का भी होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी होता है, निबंधात्मक प्रश्न का भी होता है, या ये सभी? तो इसमें ये वाला सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उपयोग का उद्देश्य होता है? ठीक है, छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित गति के साथ बोलना सिखाना। ठीक है, छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचारों व्यक्त करने के योग्य बनाना, विषयानुकूल एवं प्रसंगानुकूल शैली का प्रयोग करना सिखाना, या उपरोक्त सभी? तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? उपरोक्त उपरोक्त सभी, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब है बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, या मुख्यतः किसका विचार था? एलएस वाइगोत्स्की का था, या इवान पावलोव का था, नाओम चॉम्स्की, या जीन पियाजे? ठीक है, तो ये इसका वो किसने दिया था कि ये परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा दी थी नोम चॉम्स्की ने। तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन, सॉरी, तीसरा सही हो जाएगा। बाकी आज मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, बाकी चीज़ें मैं बाद में बताऊँ, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ पेपर। अब मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस प्रकार संकेत करता है? व्याकरणिक व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, नियमों के अति सामान्यीकरण, भाषा प्रयोग में असावधानी, या फिर भाषा की समझ ना होना? तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा? इसमें इसमें क्या होगा, आप बताइए, सोचिए। हाँ, तो इसका आपका सही हो जाएगा नियमों का अति सामान्यीकरण। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं, शर्मिला है, शर्मिला जो बोल रही है, इसको क्योंकि यहाँ पे जो ये मैंने शब्द है ना, यहाँ पे अगर ये बोलती मैं हंसी, तो ये शुद्ध होता, तो इसलिए नियमों के अति सामान्यीकरण आंसर इसका राइट हो जाएगा। क्योंकि भाषा के प्रयोग में असावधानी कर रही है, ऐसा तो है नहीं ना, न भाषा की समझ ना होना।
ठीक है, तो आंसर आपका ये हो गया। अब आगे चलते हैं। रेशमा 1 साल पहले असम से पंजाब आई। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करती है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? रेशमा को बार बार त्रुटियां बताने को कहेंगे, उसे भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए, या फिर तीसरा आपका होगा उसे रोज़ 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। उसकी मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ना देना चाहिए। तो आप बताइए कौन सा सही होगा? तो जाहिर सी बात है, रेशमा को बार बार त्रुटियां बताने को कहेंगे तो इससे भी नहीं वो आएगी। तो इसका आपका यहाँ पे आंसर सही होगा, उसे भाषा प्रयोग के आधिकारिक अवसर प्रदान करने चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा सही, ये दूसरा वाला। अब आगे देख लेते हैं। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्रतिलिपि, अधूरी कहानी पूरी करना, तीसरा है कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन, आंखों देखी घटनाओं को लिखना। तो इसमें से आपका ये तीनों का आंसर ही लेखन कुशलता का विकास करने में बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रतिलिपि, प्रतिलिपि में जैसा सेम टू सेम कर दिया, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। सीटेट में आप ध्यान रखिएगा कि बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि एकदम करीबी होंगे, तो ये देखना पड़ेगा कौन से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्ड है, मतलब जो ज़्यादा सही हो वही लगाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर करना चाहिए, या वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है। ठीक है, उसके बाद वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ये 4 नंबर, क्योंकि उन्हें कठोरता से लेंगे तो वो नहीं सीख पाएंगे, उन्हें जल्दी से दूर करना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता है। बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है, ऐसा नहीं है। जब कोई बच्चा गलती करता है तो उसे जब सीखना शुरू करता है तो मतलब मीन्स कि जैसे कोई क्लास है उस लेवल में चलती है, तो वो धीरे धीरे अपने आप कोई गलती कर रहा है तो देखते 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 धीरे धीरे अपने स्वाभाविक रूप से सीख जाता है। तो अब आगे देख लेते हैं। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, या दूसरा केवल अक्षर पहचान, तेजी गति से पढ़ना, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना, क्योंकि जब आप पूरी उसके प्रस्तावना और डिफिनीशन सहित जानेंगे तो आपको सीखने में पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आपका ये आंसर हो गया तीसरा, सॉरी चौथा नंबर सही हो गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम होता है। उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, वह अक्षर पहचान के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो आंसर आपका सही क्या होगा? आपका आंसर सही हो जाएगा ये 4 नंबर, क्योंकि वह उस अक्षर को समझ रही है। जीवन और ज़िंदगी में फ़र्क नहीं होता है, या उस बात को समझ रही है, लेकिन वह अपने पढ़ने के अर्थ को समझकर आसानी तरीके से उस पाठ को पढ़ा रही है। ठीक है, तो आपका आंसर ये चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे देख लीजिए। सुनीता अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। सुनीता का उद्देश्य है
अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों को का निर्वाह करना। दूसरा है मैदान की प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। बच्चों को रोज़मर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना। इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? आपका ये दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि मैदान की प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझाना चाह रही हो सुनीता अपने बच्चों को। आंसर आपका दो सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, शक्ति कहना किस प्रकार उच्चारण दोष का उदाहरण है? स्वरागम, स्वर भक्ति, स्वर लोप, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें आपका तो आपका कौन सही होगा? आपका तो आपका इसमें से दूसरा सही हो जाए, क्योंकि ये स्वर भक्ति उच्चारण के दोष का उदाहरण होती है, इसलिए इसका आपका स्वर भक्ति सही हो जाएगा। अब आगे का निर्देश क्या है? 46 से 44 तक गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में से उचित विकल्प चुनिए। अपने प्रजातंत्रात्मक देश में हम अपने मताधिकारों का प्रयोग करते हुए ईमानदार और देशभक्त जनप्रतिनिधि का चयन कर देश को जाति, संप्रदाय और प्रांतीयता की राजनीति से मुक्त कर इसके विकास में सहयोग कर सकते हैं। जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अब ये सब आप लोग को पहले आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं अगर एक ही चीज़ पढ़ता रहा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इसको आपको सॉल्यूशन करके दिखा देता हूँ। फिलहाल इस गद्यांश का तात्पर्य है देशभक्ति और राष्ट्र भक्ति, इसी पे आधारित है। जैसे इस तरह किसान, मजदूर, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, सैनिक और अन्य सभी पेशेवर लोगों के साथ देश के हर नागरिक द्वारा अपने कर्तव्यों को समुचित रूप से पालन करती सच्ची देशभक्ति है। ठीक है, वही देशभक्ति नागरिकता के आधार पर आप इसको देख के पढ़ लीजिए। मैं आपको जहाँ ना समझ में आए तो वहाँ बताइएगा, हम आप क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है ना। तो क्वेश्चन निम्नलिखित में किसकी चर्चा देश प्रेम के एक रूप के तौर में की गई है? अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए ईमानदार और देशभक्त जनप्रतिनिधि का चयन करना। ठीक है, दूसरा है देश को जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीयता की राजनीति से मुक्ति कराना, अपने हित को सर्वोपरि समझना, अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, व्यभिचारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ना। तो आपका आंसर हो जाएगा अपने हित को सर्वोपरि, आपका आंसर हो जाएगा ये तीसरा, अपने हित को, क्योंकि ये सब अपने देश प्रेम के लिए वो करते, केवल अपना हित होना देश प्रेम नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा क्या है? सबसे बड़ी बाधा आप लोग खुद सोचिए और बताइए। गद्यांश पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं, फिर भी आपको सीधे सीधे समझ में आता है कि राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी की बाधा क्या होती है? देश प्रेम का अभाव। राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है? केवल स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, जाति प्रथा एवं दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए नहीं, अंधविश्वास एवं छूत की समाप्ति के लिए ऐसा भी नहीं है, स्वतंत्रता की रक्षा एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है,
और अब उसके बाद का क्वेश्चन देख लीजिए, प्रस्तुत गद्यांश में किस पेशेवर की चर्चा नहीं की गई है। तो इसमें देखिए, ये यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह किसान, मजदूर, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, चिकित्सक, सैनिक और अन्य सभी पेशेवर लोगों के साथ, देखिए इसमें किसकी नहीं ली गई है, कि एक समाज सेवक का नाम नहीं लिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा है। देश प्रेम, हमारा कर्तव्य, राष्ट्रीय एकता, देश का विकास। इसका आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग, देख लीजिए। देश प्रेम मैंने आपसे बताया ना, ये देश प्रेम इसमें होगा। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, इत्यादि संधि का विच्छेद क्या होगा। इति धन आदि, आपका ये ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद प्रगति के पथ पर अग्रसित रहता है। सुगठित राज्य, संगठित राष्ट्र, सुव्यवस्थित राष्ट्र, अव्यवस्थित राष्ट्र। देखिए, जहाँ डेवलपमेंट होता है वो अव्यवस्थित हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब संगठित होगा देश, एकता होगी जिसमें, वही देश डेवलप कर सकता है। ठीक है, आपका 52 हो गया, आगे हो गया 52, 53। हाँ, सर्वोपरि है देश, राज्य, परिवार, व्यक्तिगत जीवन। सर्व ये इस गद्यांश के आधार पर देश, वैसे भी देश हमारे लिए ज़्यादा सर्वोपरि होता है। ठीक है, अग्रसर का तात्पर्य आगे की ओर बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, ये आंसर आपका यही होगा, आगे की ओर बढ़ना, क्योंकि आगेकारी भी नहीं होता, वो भी नहीं होता। ठीक है, अब आगे चलते हैं 55 की तरफ। 55 से 60 के क्वेश्चन पद्यांश है। हारा हूँ मैं 100 बार गुनाहों से लड़कर, लेकिन बारंबार लड़ा हूँ मैं उठकर, इससे मेरा हर गुनाह भी मुझसे हारा है। मैंने अपने जीवन को इस तरह उबारा है, डूबा हूँ हर रोज़ किनारे तक आकर, लेकिन मैं हर रोज़ उठा हूँ, रोज़ उगा हूँ जैसे दिनकर। इससे मेरी असफलता भी मुझसे हारी, मैंने अपने सुंदरता की इस सुंदरता इस तरह संवारी। कवि ने अपने सफलताओं की विजय कैसे प्राप्त की, संघर्ष ना करके, निरंतर संघर्ष करके, सुंदर बनाकर, गुनाहों से लड़कर। तो यहाँ सीधे सीधे निरंतर संघर्ष करके, क्योंकि इंसान आगे तभी बढ़ सकता है जब निरंतर संघर्ष करे। किनारे में आकर डूबने का अर्थ क्या बताया है, काम तमाम होना, प्रयत्न व्यर्थ हो करना, सफलता के समीप होकर भी सफल ना होना। किनारे आकर डूबना, सीधे सीधे ये हो गया इसका आंसर, सफलता के समीप होकर भी सफल ना होना। ठीक है, आपका उसके बाद है, कवि सूर्य का उदाहरण देकर क्या बताना चाहता है। हार के बाद भी संघर्ष करना, संसार में सुखों का प्रकाश फैलाना, क्रोध में आकर आग बरसाना, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, हार के बाद फिर संघर्ष करना। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और देखें, बच्चों के दिमाग में ये बात होती है कि उपरोक्त सभी आ जाए तड़ाक से निकल लगा दो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लॉजिक को पढ़िए, उसके बाद आंसर लगाइए, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर होते हैं वो लगाते हैं कि उपरोक्त सभी आए तो धड़ाक से लगा दो आंसर, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कवि ने अपनी जीवन कवि ने अपना जीवन कैसे संवारा है, जीत कर, खुश होकर, सूर्य की तरह चमक कर, हार ना मानकर, निरंतर संघर्ष करके। तो ये आपका आंसर, हार ना मानकर, निरंतर संघर्ष करके। ठीक है, 58 का चौथा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उठ उठ में अलंकार है,
उठ उठ में अलंकार पुनरुक्ति अलंकार है। ठीक है, और आगे चलते हैं। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। असफलता में प्रयुक्त उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग जो पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। ठीक है, तो उपसर्ग में ये कौन सा सही होगा? ता होगा कि आस होगा कि लता होगा कि आ होगा? बताइए। पहले लगने का मतलब क्या हुआ? पहले लगने का अर्थ यह हुआ कि असफलता मीन्स अधन सफलता। असफलता अलग अलग हुआ तो ये उपसर्ग इसमें क्या हुआ? आया। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सही 4 होगा। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट होती है, और उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कल की डेट में आप लोगों को मैथ की पेडागोजी के दूसरा प्रैक्टिस सेट ना आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, जिससे आप लोगों की जल्दी से बढ़िया पेडागोजी तैयार हो जाए और आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।